Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 9th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत विराम चिन्हों के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। विराम चिन्हों में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जब हम किसी भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हम भाषा के किसी लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ समय के लिए जब हम रुकते हैं उस समय जो चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें ये विराम चिन्ह कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जो निर्देशक चिन्ह है, जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के विषय में बताया था। योजक चिन्ह के विषय में बताया था जिसमें योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। जब हम किन्हीं दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वहाँ योजक चिन्ह होता है। जैसे कभी कभी द्वित्व शब्द होते हैं, द्वित्व शब्द होते हैं। द्वित्व का मतलब होता है कि कभी कभी एक ही प्रकार के शब्द, कभी कभी एक ही प्रकार के शब्द में दो बार आए हैं, द्वित्व कहा गया है, दो बार आए हैं। द्वित्व का प्रयोग करने पर भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए डैश, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसके बाद दूसरा जो है, जब हम किसी द्वंद्व समास का उदाहरण लेते हैं, द्वंद्व समास में भी इसका प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास के अंतर्गत जैसे माता पिता या फिर भाई बहन, भाई बहन, यहाँ पर ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इनके मध्य में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जोड़ने वाले चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो द्वित्व, जैसे यहाँ पर एक शब्द का और प्रयोग कर सकते हैं जैसे धीरे धीरे। इन शब्दों का जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों के प्रयोग के मध्य में इन शब्दों को लिखने के लिए हम बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही हम योजक चिन्ह कहते हैं। ऐसा प्रयोग हमें द्वित्व शब्द में या फिर द्वंद्व समास में देखने को अक्सर मिल जाता है। इसके बाद हम योजक चिन्ह के बाद हम जो अगला चिन्ह है विराम चिन्ह, उसको लेते हैं। विराम चिन्ह में जैसे निर्देशक चिन्ह हो गया, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जो योजक चिन्ह से बड़ा होता है, जिसे हम डैश कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। डैश, डैश जिसे कहते हैं उसे हिंदी में निर्देशक चिन्ह कहते हैं। डैश जो होता है बड़ा होता है और योजक चिन्ह जो होता है वह छोटा होता है। अब आइए देखते हैं जो निर्देशक चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे कमला ने कहा या राम ने कहा या फिर अध्यापक ने कहा। कमला ने कहा, किसी कथन को उद्धृत करने के लिए क्या कहा? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पर कमला ने कहा, इसके बाद यहाँ पर डैश का प्रयोग किया गया है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक और उदाहरण ले सकते हैं। अध्यापक
फिर उसके बाद डैश लगा दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर भी डैश का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी बच्चे से किसी प्रश्न को पूछते हैं या बच्चा कोई प्रश्न हमसे पूछता है तो वहाँ पर डैश का प्रयोग किया जाता है। या फिर कमला ने या राम ने कुछ कहा, उसके बाद जो भी कहने के पहले कमला ने कहा, कहने के पहले जो स्थान होता है वहाँ पर हम डैश का प्रयोग करते हैं। कमला ने कहा, उसके बाद डैश निर्देशक चिन्ह, मैं कल दिल्ली जाऊंगी या कल मैं लखनऊ जाऊंगी। तो यहाँ इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डैश का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो कोष्ठक के विषय में बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोष्ठक, इसमें इस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। मैथ में हो सकता है आप छोटा, मंझला, बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करते हो, लेकिन यहाँ पे इस वाले कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है कोष्ठक। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य के अंग होते हैं। मुख्य वाक्य का जो अंग होता है उसे ही हम इस कोष्ठक में रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया मानव, मानव लिख दिया। अगर आप कुछ लोगों के समझ नहीं आता मानव क्या है, तो यहाँ पर मैं इसी का दूसरा रूप लिख दिया मनुष्य। मानव, मनुष्य। या यहाँ भव लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया संसार। भव का मतलब क्या होता है? संसार होता है। तो इस प्रकार से हम मुख्य शब्द के भाव को स्पष्ट करने के लिए मुख्य शब्द की सामग्री को ही स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी वाक्य देख लीजिए। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है जातिवाचक, दूसरा है भाववाचक, जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य जो हमारा मुख्य सामग्री है उसके जो अंग हैं उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में या कोष्ठक में रखते हैं। ब्रैकेट इंग्लिश में शब्द में बोलते हैं, इंग्लिश में हम ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में ही इसे कोष्ठक कहते हैं। तो मुख्य जो सामग्री होती है उसी का रूप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा जाता है। या फिर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, का, खा और गा, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अगला चिन्ह लेते हैं। अगला विराम चिन्ह है हंस पद। त्रुटिपूर्वक या फिर हंस पद, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। त्रुटिपूर्वक इसका प्रयोग तब जब किया जाता है जब कोई अंश शेष छूट जाता है, उसके लिए ठीक उसी स्थान पर इस चिन्ह को लगा देते हैं और वहां पर इसे उस सब छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। महात्मा गांधी ने
सत्य का पालन किया। ये हमारा वाक्य है, लेकिन जैसे हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने सत्य का पालन किया, लेकिन देखते हैं कि जो वाक्य हमारा सही होना चाहिए उसमें से एक शब्द जो है छूट गया। तो देखते हैं कहाँ छूट गया। महात्मा गांधी ने यहाँ पर शब्द छूटा है, यहाँ पर होना चाहिए आजीवन, आजीवन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस त्रुटिपूर्वक चिन्ह को लगा देते हैं, इस हंस पद चिन्ह को लगा देते हैं और इसके ऊपर हम आजीवन लिख देते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कुछ छूट गया है और उसका जो वह शब्द जो है इसी के ऊपर लिख दिया गया है। अब हम कैसे पढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने आजीवन सत्य का पालन किया। तो इस प्रकार से यह हंस पद हो जाएगा, त्रुटिपूर्वक चिन्ह हो जाएगा। ये आम जो आप लोगों के लिखने में जब लिखते होंगे तो कुछ ना कुछ शब्द आपसे छूट जाते होंगे, इसे आप लिख लेते होंगे इस प्रकार से चिन्ह लगाकर। यही हंस पद या फिर त्रुटिपूर्वक जो चिन्ह है यही चिन्ह कहलाता है। अगला और अंतिम है संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक, इनके नाम याद रखिएगा। संक्षेप सूचक ये परीक्षा में अक्सर आ जाया करते हैं और आपको, या फिर इसे इसका जो दूसरा नाम है वह है लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। इसका जो रूप है किस प्रकार से, जैसे शून्य लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, उसी प्रकार से इसका चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह जब भी किसी शब्द को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, या इसे संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त लिखने के लिए किया जाता है, संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पे हम डॉक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉक्टर। लेकिन इसका जो संक्षेप रूप है वह इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा शब्द लेते हैं पंडित। पंडित हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका अगर संक्षेप रूप हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। या फिर हम लिख देते हैं कृपया पृष्ठ उलटिए। तो इसे हम क्या लिखते हैं संक्षेप में? ऐसे ये लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कृपया पृष्ठ उलटिए। जैसे आप लोग टर्नओवर कहते हो, पेज जो होता है टर्नओवर इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हिंदी में बोला जाता है कृपया पृष्ठ उलटिए। कृपया पृष्ठ उलटिए। पंडित को ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, डॉक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे किसी भी जो शब्द को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं, जैसे बीए को हम लिख सकते हैं, या एमए को हम लिख सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट, या बीए को लिख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, या बीएससी को हम बैचलर ऑफ साइंस लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये बीए का यहाँ पर देख लीजिए, बीए हम लिखते हैं बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म आपको शॉर्ट फॉर्म जो कंप्यूटर में है वो देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म के जो फुल फॉर्म, बहुत ही फुल फॉर्म के जो शॉर्ट रूप हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज इस विराम चिन्हों का समापन होता है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक
जिसका शीर्षक होगा शब्द रचना के तत्व, जिसमें तद्भव शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लेकर हम उपस्थित होंगे। लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो भी विराम चिन्ह बताए गए हैं उनका PDF आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपने लिखा है तो ठीक है, वरना आप इसे अपनी पेयर कॉपी में, व्याकरण की जो पेयर कॉपी है उसमें आप ग्रामर वाली कॉपी में आप इसको लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।